ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिस अनिका, आपको स्पेशल डिपार्टमेंट की दी हुई सारी अथॉरिटी वापस करनी होगी। आपको दी हुई सर्विस पिस्तौल, आपका बैग, सब कुछ लौटाना होगा। और हाँ, एक बात याद रहे कि आप अब इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकती। यह कहते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने अपने ऑफिसर्स को इशारा करके अनिका को बाहर ले जाने का ऑर्डर दिया। अनिका जान चुकी थी कि जरूर दाल में कुछ काला था। किसी तरह अनिका को लग रहा था कि कैप्टन डिसिल्वा अनिका को जानबूझकर इस मिशन से हटा रहे थे, मगर वह यह देख चुकी थी कि स्पेशल डिपार्टमेंट में इस वक्त उनके ऊपर कोई नहीं था। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर अब्बास खुद उनकी बहुत इज्जत करते थे। इंस्पेक्टर अब्बास की सिचुएशन ऐसी थी कि वह ना तो अपने बॉस के सामने कुछ कह पा रहे थे और ना ही वह अनिका को जाने देना चाहते थे। अनिका ने चेयर पर बैठे कैलाश अधिकारी की ओर देखा। कैप्टन डिसिल्वा के आने से पहले कैलाश अधिकारी अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास को कोई राज बताने वाले थे, मगर तभी कैप्टन डिसिल्वा ने आकर अनिका को स्पेशल डिपार्टमेंट से बर्खास्त करने की बात कही। कहीं न कहीं अनिका को ऐसा लगने लगा था कि कैप्टन डिसिल्वा नहीं चाहते थे कि अनिका कैलाश के मुंह से वो राज सुने। वह उससे बताना चाहते थे। अनिका ने अपनी जेब से स्पेशल डिपार्टमेंट का बैग निकालकर टेबल पर रख दिया और कैप्टन डिसिल्वा से कहा, मुझे कोई रिवॉल्वर नहीं मिली है और ना ही मुझे उसकी ज़रूरत है। अनिका की बात सुनने के बावजूद कैप्टन डिसिल्वा ने अनिका की बात को पूरी तरह इग्नोर किया। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल में कुछ देखकर एक साथी ऑफिसर्स के साथ कुछ बात करने लगे। इंस्पेक्टर अब्बास भी हैरान थे कि आखिर कैप्टन डिसिल्वा अनिका के साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे थे। उन्होंने अनिका के पास जाकर अनिका का बैग अपने हाथ में लेते हुए कहा, अनिका, मेरे ख्याल से मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हें ज़रूर वापस बुला लूँगा। अब्बास की बात सुनने के बाद अपनी फाइल में देखते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कहा, ऐसे झूठे वादे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हमारी टीम में ऐसा कोई मेंबर नहीं पसंद करते जो मिशन पर हमारे लिए बोझ बन जाए। यह कहने के बाद कैप्टन फिर से अपने साथी के साथ कुछ बात करने लगे। इंस्पेक्टर अब्बास अपनी अनिका से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, मगर दबी हुई आवाज़ में अब्बास ने अनिका से कहा, अनिका, मुझे कुछ वक्त देना, मैं तुम्हें फिर से स्पेशल डिपार्टमेंट का वह बैग दिला कर रहूँगा। भले ही अब्बास को अनिका के लिए काफ़ी सिंपैथी हो रही थी, मगर अनिका के मन में यह बात चल रही थी कि ना तो उसे स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ जुड़ने में कोई इंटरेस्ट था और ना ही उसने नौकरी के लिए कोई एप्लीकेशन दी थी। अनिका पहले ही अपने कामों में काफ़ी बिजी रहती थी। अनिका ने स्पेशल डिपार्टमेंट सिर्फ इंस्पेक्टर अब्बास की रिक्वेस्ट पर ज्वाइन किया था। उसे निकाले जाने का दुख नहीं था, मगर अनिका वह राज जानना चाहती थी जो कैलाश अधिकारी अभी अभी उसे बताना चाहते थे। स्पेशल डिपार्टमेंट अब तक इंस्पेक्टर अब्बास की लीडरशिप में चलता था, मगर अब अचानक इंस्पेक्टर अब्बास के सीनियर के यहाँ पोस्ट कर दिया गया था। इसलिए अब स्पेशल डिपार्टमेंट को कैप्टन डिसिल्वा के ऑर्डर फॉलो करने थे। अनिका ने जाने से पहले एक बार मुड़कर कैलाश की ओर देखा। कैलाश अपने चेयर पर बिल्कुल पहले ही की तरह काफ़ी रिलैक्स होकर बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर अनिका की ओर देखा और कहा, वैसे भी यह जगह तुम्हारे लिए कुछ ठीक नहीं है। घर जाकर आराम करो और श्रेया से कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह कोई फिक्र मेरी ना करे, बस मेरे घर लौटने का इंतज़ार करे। कैलाश की बात सुनने के बाद अनिका ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कमरे से बाहर चली गई। अनिका के जाते ही इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने बॉस कैप्टन डिसिल्वा से कहा, सर, मुझे लगता है यह आपने सही नहीं किया। आपको अपने इस फैसले पर जरूर एक दिन पछतावा होगा। इंस्पेक्टर अब्बास ने जिंदगी में पहली बार कैप्टन डिसिल्वा के साथ इस तरह की बात की थी। कैप्टन डिसिल्वा यह देखकर हैरान रहे थे कि आखिर इंस्पेक्टर अब्बास अनिका से इतने इम्प्रेस्ड क्यों थे। इंस्पेक्टर अब्बास के कंधे पर हाथ रखते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कहा, मेरी पूरी जिंदगी इस डिपार्टमेंट के लिए काम करने में गुजर गई है।
इस डिपार्टमेंट का ऑफिसर होने के नाते मैंने अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप की है, जिनमें से एक है सही इंसान का चुनाव करना। मैंने आज तक कभी भी किसी लंगड़े घोड़े पर दांव नहीं लगाया है, और यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो अब्बास। स्पेशल डिपार्टमेंट में तुम्हारा रिकमेंडेशन मैंने ही किया था, और आज मुझे गर्व है कि तुमने मेरा नाम डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद ऊंचा किया है। वह लड़की हमारी कोई काम की नहीं है, उसे भूल जाओ और अपने मिशन पर ध्यान दो। जब कैप्टन डिसिल्वा ने यह बात कही, तब अचानक इंटेरोगेशन रूम में एक जूनियर ऑफिसर आया और इंस्पेक्टर अब्बास को सैल्यूट करके कहने लगा, सर, हमने क्रिस्टोफर के जिन आदमियों को पकड़ा था, वह लोग तो मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए सर, क्या करें। इंस्पेक्टर अब्बास अपनी जगह से उठकर अपने जूनियर ऑफिसर के साथ बाहर जाने लगे। तभी कैप्टन डिसिल्वा ने उन्हें रोकते हुए कहा, मगर मुजरिम से कुछ उगलवाना है तो मेरे पास एक आदमी है जिसे यह काम करने में महारत हासिल है। कैप्टन डिसिल्वा की यह बात सुनकर अब्बास और बाकी साथी ऑफिसर्स हैरान होकर उन्हें देखने लगे। वो सभी उस नाम को सुनने के लिए उतावले हो रहे थे जिस पर कैप्टन डिसिल्वा को इतना भरोसा था। इंस्पेक्टर अब्बास ने धीमी आवाज में कैप्टन से पूछा, सर, कौन है वह? क्या वह हमारे डिपार्टमेंट से है? कैप्टन डिसिल्वा ने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखा और कहा, नहीं, वह हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि वह अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है। मगर हमारे देश में उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वैसे विदेशों में भी उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वह दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है। मैंने सुना है इन दिनों वह दिल्ली आया है। मुझे लगता है ऐसे ही अमीर घर की रईस बहुओं के पीछे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा कि हम डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढें जो हमारा मिशन पूरा करने में हमारी मदद कर सके। इंस्पेक्टर अब्बास कैप्टन डिसिल्वा का टंट अच्छी तरह समझ चुके थे, मगर इस वक्त उन्हें उस नाम की तलाश थी जो क्रिस्टोफर के गुंडों का मुंह खोल सकता था। इंस्पेक्टर अब्बास ने कैप्टन डिसिल्वा से पूछा, सर, क्या मैं जान सकता हूँ वह कौन है जो इन बदमाशों का मुंह खुलवा सकता है? डिसिल्वा ने अपना एक पांव पास पड़ी बेंच पर रखते हुए अपने मुंह में रखी सिगरेट जलाई और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, इंस्पेक्टर, उसका नाम है ब्लैक कैट। ब्लैक कैट का नाम सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास हैरान रह गए। उन्होंने पास जाकर कैप्टन डिसिल्वा से कहा, सर, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ब्लैक कैट तो खुद कैलाश के लिए काम करता था, और अब जब हमने कैलाश को अरेस्ट कर लिया है तो क्या आपको लगता है ब्लैक कैट हमारी कुछ मदद करेगा? यह बात सुनते ही कैप्टन ने अपनी सिगरेट बुझाई और इंस्पेक्टर अब्बास को देखकर हल्की मुस्कान देते हुए कहा, ब्लैक कैट उस हीरे का नाम है जो अगर हमारे हाथ लग जाए तो अपने आप पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। किसी भी तरह ब्लैक कैट का पता लगाओ। मैंने किसी भी हालत में ब्लैक कैट को हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट में शामिल करना चाहता हूँ। मैं पर्सनली ब्लैक कैट को मना लूँगा हमारे साथ काम करने के लिए। हमारे सारे आदमी इस काम पर लगा दो। किसी भी हालत में मुझे जल्द से जल्द ब्लैक कैट से मिलना है। श्रेया और आकाश की शादी का सेलिब्रेशन पूरा होने के बाद सब लोग अपने अपने घर लौट गए। आए हुए मेहमान भी अब तक ये जान चुके थे कि शादी में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद श्रेया काफ़ी अपसेट थी। सभी लोगों ने दुल्हा और दुल्हन को बधाइयाँ दी और अपने अपने घर लौट गए। अनिका भी स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस से निकलने के बाद सीधी गुलेरिया हाउस पहुंची। जैसे ही अनिका घर के अंदर पहुंची, उसका फ़ोन बजने लगा। अनिका ने देखा कि रोहित उसे कॉल कर रहा था। अनिका इस वक्त किसी से बात करने के मूड में नहीं थी, मगर वो जानती थी कि बच्चे रोहित के साथ थे, इसलिए अनिका ने रोहित का कॉल आंसर किया। कॉल कनेक्ट होते ही रोहित ने अनिका से कहा, मैं रिया को कुछ देर के लिए घुमाने ले जा रहा हूँ। अनिका ने बिना कुछ रिएक्ट किए बड़े ही उखड़े तरीके से रोहित से कहा, हाँ? अनिका की आवाज़ सुनते ही रोहित जान चुका था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या तुम्हारा मूड खराब है? वैसे तो अनिका कभी भी अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करती थी। अगर अनिका किसी भी मुश्किल में फंसी होती थी तो उसका हल वह खुद निकालती थी, मगर आज पता नहीं क्यों अनिका के साथ जो कुछ भी हुआ था
वो वह सब रोहित के साथ शेयर करना चाहती थी। अनिका ने रोहित से कहा, मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। जैसे ही अनिका ने यह कहा, रोहित कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कुछ देर कई बात सोचने के बाद अपने चुप्पी तोड़ते हुए रोहित ने अनिका से कहा, अगर मैं यह कहूँ कि इस बात से मैं खुश हूँ तो क्या तुम मुझसे नाराज हो जाओगे? अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जो कुछ भी हुआ था उसमें खुशी की क्या बात थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था कि तुम ना ठीक से सोती हो, ना खाती हो और बच्चों के साथ टाइम भी बहुत कम स्पेंड करती थी। मुझे कई दिनों से तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सच कहूँ तो तुमने यह खबर सुनाकर मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। बच्चे भी तुम्हें काफ़ी मिस करते हैं। चलो, अच्छा हुआ अब तुम कुछ वक्त हमारे साथ बिताओगी। तुम हमेशा बाहर रहती थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रोहित की ऐसी बातें सुनकर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या रिएक्ट करे। मगर अनिका के मन में जो बातें चल रही थीं, अचानक वह बातें रोहित के मुंह से निकलने लगी। रोहित ने अनिका से कहा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं एक ऐसी हाउसवाइफ हूँ जिसे अपने पति का काम पर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज मैं उन सारी हाउसवाइफ की प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तुम जिन्हें प्यार करते हो उन्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते। यह बात आज मैं जान चुका हूँ। रोहित की बातें सुनने के बाद अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, मगर मुझे हारने की आदत नहीं है। अनिका की यह बात सुनते ही रोहित की हल्की हंसी निकल गई। रोहित ने अनिका से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें हारने की आदत नहीं है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कभी हारोगी भी नहीं। अगर आज उन लोगों ने तुम्हें निकाला है तो तुम देख लेना कि कल वही लोग तुम्हें ढूंढते हुए फिर आएंगे तुमसे मदद मांगने। अनिका रोहित की इस बात पर चौंक गई। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पर इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके अंदर कोई एक खूबी नहीं है। वह दुनिया की सबसे तेज रेस ड्राइवर है, वह एक दुनिया की कंप्यूटर जीनियस है और वह एक ज़बरदस्त मार्शल आर्टिस्ट है। दरअसल मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वह कोई आम लड़की नहीं है, वह एक सुपर वुमन है। जिस तरह जब भी दुनिया भर में मुसीबत आती थी तो सुपरमैन आकर दुनिया को मुसीबत से बचाता था, उसी तरह मुसीबत के वक्त वही लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। अगर अनिका को नहीं तो डॉक्टर अमृता को ढूंढ लेंगे, मगर डॉक्टर अमृता को नहीं तो एकेडमी की दीदी को ढूंढ लेंगे, मगर तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। वैसे तुम्हारी और भी कोई पहचान है तो मुझे बता दो, आखिर मेरा इतना हक तो बनता है ना। रोहित की बातें सुनने के बाद अनिका के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अनिका को ऐसा लगा कि जैसे कि अचानक ही उसके शरीर से रुका हुआ खून फिर से दौड़ने लगा था। अनिका अपने ही इस बर्ताव पर हैरान हो रही थी। रोहित की वो छोटी छोटी बातें जो हमेशा उसे इरिटेट किया करती थी, आज उन्हीं बातों की वजह से अनिका को खुशी मिलने लगी थी। अनिका ने रोहित का फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अपने बेडरूम की ओर जाने लगी, मगर जैसे ही अनिका स्टेयरकेस के पास पहुंची, पीछे की ओर से करण गुलेरिया व्हील चेयर पर अपने स्टेयर केयर के साथ आया। अनिका ने जब करण को देखा तो अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह करण को किस तरह से ग्रीट करे। अनिका और करण के बीच जो अनजानेपन की दीवार खड़ी थी वह अब तक नहीं टूटी थी। अनिका जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो करण ने अनिका को आवाज़ देते हुए कहा, रुक जाओ अनिका, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनिका ने जैसे ही करण गुलेरिया की आवाज़ सुनी वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। करण का केयर टेकर उन्हें धीरे से अनिका के पास ले आया। ठीक उसी वक्त अनिका की फ़ोन पर दोबारा रोहित का कॉल आया, मगर इस बार अनिका ने रोहित का कॉल नहीं उठाया और फ़ोन अपने जेब में रख दिया। हालांकि अनिका यह नहीं जानती थी कि जेब में रखते वक्त गलती से फ़ोन कनेक्ट हो गया था। अनिका के पास आने के बाद करण ने अपने केयर टेकर को इशारा किया। केयर टेकर अपने मालिक का इशारा समझ गया और करण को उसकी बेटी के साथ वहीं अकेला छोड़कर वहां से चला गया। करण ने अनिका से कहा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तुम्हारा, कुछ देर तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। अनिका करण की व्हील चेयर को ढकेलते हुए बालकनी में ले गई। करण अक्सर यहाँ फूलों के साथ अपना वक्त गुजारा करता था। अनिका जानती थी कि पूरे घर में करण गुलेरिया को
यह जगह सबसे ज़्यादा प्यारी थी। बालकनी में जाने के बाद कुछ देर तक करण अपने मनपसंद फूलों को बारी बारी से अपने हाथ में लेकर देखते रहे। फिर अचानक उनकी नज़र अपने सामने खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका को देखते ही करण ने कहा, आज शादी में जो कुछ भी हुआ वह देखकर मेरा दिल भर आया। कैलाश ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी अपने बेटी का कन्यादान करने के लिए। वैसे सही भी है, जिस दिन बेटी पैदा होती है उसी दिन से उसका बाप सिर्फ एक दिन के लिए सपने सजाने लगता है। कौन कहेगा कि कैलाश अधिकारी एक छटा हुआ बदमाश है। उसके सीने में जो दिल है वह बिल्कुल एक आम बाप का दिल है। जब से घर आया है तब से यही एक बात सोच रहा हूँ। कैलाश अपनी बेटी के साथ अपने संबंध बनाने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है। तो आगे कुछ कहने से पहले करण रुक गए। उन्होंने अपने व्हील चेयर अनिका से दूर ले जाते हुए कहा, मगर कैलाश नसीब वाला है जो उसने अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से किया। हर बाप शायद इतना खुशकिस्मत नहीं होता है। शायद तुम्हारी शादी तक मैं जिंदा न रहूं, और अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। करण की बात सुनकर अनिका ने बिल्कुल धीमी आवाज में उससे कहा, अगर आप ठीक तरह से अपनी ट्रीटमेंट लेते रहें तो आपकी उम्र 100 साल की होगी। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर करण के चेहरे पर हंसी आ गई। कुछ ही वक्त पहले की बात थी जब करण को पता चला था कि स्वाति मल्होत्रा ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था और अनिका करण गुलेरिया की ही बेटी थी। उस वक्त करण गुलेरिया जीना नहीं चाहते थे। वह जल्द से जल्द मरकर अपनी स्वाति के पास जाकर उससे माफ़ी मांगना चाहते थे, मगर वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हो सकता है अनिका के सर पर काफ़ी मुसीबतें आ जाएं। अपनी बेटी की मुसीबतों से दूर रखने के लिए करण का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी था। करण ने अपने व्हील चेयर फिर से अनिका की ओर मोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हो। अपने पेशेंट को मोटिवेट करना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है, मगर सच्चाई तो यह है कि तुम जो कह रही हो वह मुमकिन नहीं है। मेरा शरीर कमज़ोर पड़ता जा रहा है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। इसलिए मैं जानता हूँ कि अब वह वक्त आ गया है जब मुझे तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। करण के मुंह से शादी की बात सुनकर अनिका ने अपनी नज़रें झुका ली। अनिका वैसे हमेशा ही अपनी ज़िंदगी से जुड़े फैसले खुद लिया करती थी, मगर अपने सामने व्हील चेयर पर बैठा बूढ़ा आदमी उसका बाप था और अनिका के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि वह यह जानने की करण क्या चाहता था। अनिका के जेब में पड़े फोन से रोहित भी सारी बातें सुन रहा था। अपने होने वाले ससुर के मुंह से शादी की बात सुनकर रोहित के मन में भी शादी के लड्डू फूटने लगे। उसे लगने लगा कि बहुत जल्द आकाश और श्रेया की तरह वह भी अनिका के साथ शादी के बंधन में बंध जाएगा। वह बड़ा ही ध्यान लगाकर करण की आगे की बात सुनना चाहता था, मगर करण ने जो आगे कहा वह सुनकर रोहित के होश उड़ गए। करण ने अनिका से कहा, जो लड़के तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, क्या उनमें से तुम किसी के साथ बात आगे बढ़ाना चाहोगे? करण के मुंह से यह बात सुनकर अनिका चौंक गई। रोहित ने जब फोन पर यह बात सुनी तो उसका दिल टूट गया। रोहित ने काफ़ी मेहनत की थी करण गुलेरिया को खुश रखने के लिए, मगर उसे आज तक यह बात नहीं समझ आ रही थी कि आखिर क्यों करण रोहित से इतनी नफरत करता था। जहां शहर और देश के बड़े से बड़े परिवार वाले रोहित के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए मारवा परिवार का चक्कर लगाया करते थे, वहीं करण को रोहित मारवा के साथ अपनी बेटी के रिश्ते से एतराज था। रोहित अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और आईने में अपने आप को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसमें ऐसी क्या खराबी थी जो करण उससे इतनी नफरत करता था। मगर जब रोहित ने अनिका की बात सुनी तब अचानक ही रोहित के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अनिका ने करण गुलेरिया से कहा, क्या आपको सचमुच रोहित अच्छे नहीं लगते? मैंने सोचा था कि आप बस रोहित से इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि मारवा इंडस्ट्रीज और गुलेरिया इंडस्ट्रीज के बीच में राइवलरी है। मुझे ऐसा लगता था कि आप यह सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप अपनी बेटी का हाथ आसानी से रोहित मारवा के हाथ में नहीं देना चाहते थे, पर आपकी बातों से मुझे लगता है कि बात कुछ और है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको रोहित क्यों पसंद नहीं है?
हालांकि रोहित खुद भी यह बात जानना चाहता था कि करण उसे क्यों पसंद नहीं करता। मगर आज रोहित की जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। आज पहली बार रोहित ने अनिका को अपने बचाव में कुछ कहते हुए सुना था। अनिका ने फाइनली अपने पापा से पूछ लिया था कि उन्हें क्यों अनिका और रोहित की शादी से ऐतराज है। इसका मतलब साफ था कि अनिका को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। रोहित ने हमेशा ही अनिका को एक तरफा प्यार किया था, मगर आज उसका वह एक तरफा प्यार रंग लाया था। चाहे अनिका ने कभी रोहित से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, मगर अनिका ने आज जो कुछ भी करण गुलेरिया के सामने कहा था वह प्यार के इजहार से कुछ कम नहीं था। रोहित का मन कर रहा था कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर पागलों की तरह अपनी जगह पर कूदना शुरू कर दे, मगर अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए रोहित बड़े ही ध्यान से करण गुलेरिया की बात सुनने लगा। कुछ देर सोचने के बाद करण ने अनिका से कहा, देखो मुझे लगता है वह लड़का रोहित तुम्हारे लिए सही नहीं है। काफी पॉलिटिकल आदमी है, बोलता कुछ और है करता कुछ और है, और हाँ उसे अपने पावर पर बहुत घमंड है। ऐसे घमंडी आदमी के साथ शादी करने के बाद वह तुम्हें भी अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉय की तरह अपने नीचे रखने की कोशिश करेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी में किसी के सामने सर झुकाकर खड़ी रहे। अनिका खुद भी रोहित को ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानती थी, मगर पिछले कई दिनों से रोहित के साथ अनिका की जितनी भी मुलाकातें हुई थी उसमें कहीं ना कहीं अनिका को ऐसा नहीं लगा था कि रोहित उसे नीचा दिखाने की कभी कोशिश कर सकता है। हाँ, यह बात सच थी कि अनिका ने खुद कोई एफर्ट नहीं डाले थे रोहित की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए, मगर रोहित खुद एक खुली किताब की तरह अनिका के सामने हाजिर हो जाता था। अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी, तभी करण गुलेरिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो इस तरह के लोग हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं, खासकर यह मारवा परिवार। रोहित भी उसी मारवा परिवार का वारिस है। तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने के पीछे भी उसे बिजनेस नजर आता होगा। हो सकता है कल उठकर शादी के बाद वह तुम्हें सिर्फ एक कांच की गुड़िया बनाकर घर में बिठा कर रखे। तुम काफी इंडिपेंडेंट लड़की हो, मगर बहुत भोली हो। रोहित जैसा शातिर आदमी कब क्या और कौन सी चाल चलेगा यह तुम नहीं पता लगा पाओगे। वह तुम्हें जिंदगी भर अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखेगा। अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि करण जैसा आदमी ऐसी बातें कर रहा था। उसे इस वक्त ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर हो रही थी कि करण उसे कितना कमजोर समझ रहे थे। रोहित के बारे में वह जो कुछ भी सोच रहे थे वह तो गलत था ही, मगर वह अनिका के बारे में जो कुछ भी सोच रहे थे वह बिल्कुल गलत था। अनिका ने करण की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए मैं कोई मोम की बनी हुई गुड़िया नहीं हूँ, मैं भी काफ़ी स्ट्रांग हूँ। अनिका की यह बात सुनते ही करण गुलेरिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अनिका की बात पर विश्वास नहीं था। अनिका भी करण गुलेरिया के साथ अपने स्ट्रेंथ को लेकर ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए सीधे पॉइंट पर आते हुए अनिका ने करण से कहा, देखिए मुझे लगता है कि आपको रोहित के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप इसी तरह उसके साथ बर्ताव करते रहेंगे तो बच्चों के मन पर भी बुरा असर पड़ेगा। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि रोहित मारवा मेरे बच्चों का बाप है। करण ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ते हुए अनिका से पूछा, क्या सिर्फ यही एक वजह है कि तुम उससे शादी करना चाहती हो? अनिका ने करण गुलेरिया के पास जाकर कहा, क्या वह एक ही वजह काफ़ी नहीं है? अनिका का जवाब सुनकर करण बस अनिका की ओर देखते रहे। वह जानते थे अनिका ने कम शब्दों में वह कह दिया था जो पूरी किताब की बयान नहीं कर सकती थी। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चलिए मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको मेरी शादी किसी और से करनी है तो क्या आप ऐसा कोई लड़का ढूंढ पाएंगे जो रोहित से ज़्यादा कमाता हो, या रोहित से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, या रोहित से ज़्यादा हैंडसम हो? फोन पर जब रोहित ने अनिका के मुंह से अपने लिए यह सारी बातें सुनी तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी दिल की धड़कनें किसी भी वक्त थम सकती थी। रोहित चिल्लाना चाहता था मगर चिल्ला नहीं पा रहा था। वह कहीं जाकर जोर जोर से डांस करना चाहता था। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने पूरी दुनिया जीत ली थी। अनिका ने रोहित की तारीफ की थी। अनिका ने रोहित को अपने लिए सही चॉइस मैन मान लिया था। यह बात रोहित को पागल कर देने के लिए काफ़ी थी।
वहाँ करण गुलेरिया ने अनिका की बात सुनने के बाद अनिका से कहा, क्या तुम्हें रोहित हैंडसम लगता है? अनिका अब इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए अनिका ने अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए करण से कहा, देखिए, मैं नहीं जानती कि आप हमारी शादी को मंजूरी देंगे या नहीं, मगर मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है और मैं यही चाहूँगी कि आप भी खुशी खुशी हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले। वैसे भी मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि मैं इतनी स्ट्रांग ज़रूर हूँ कि अपनी ज़िंदगी से जुड़े फैसले खुद ले सकूँ। चलिए, अब मुझे लगता है मुझे जाना होगा, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। यह कहने के बाद अनिका करण गुलेरिया को वहीं बालकनी में छोड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। करण अनिका के इस बर्ताव से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। वह जानते थे कि अनिका को रोहित के खिलाफ कही हुई बातें पसंद नहीं आई थी, मगर वह यह नहीं जानते थे कि रोहित के लिए इतनी पॉसेसिव हो जाएगी कि करण को इस तरह बालकनी में छोड़कर चली जाएगी। हालांकि अनिका जानती थी कि केयर टेकर करण को संभाल लेगा, मगर इस तरह करण गुलेरिया को छोड़कर चला जाना एक तरह से करण की इंसल्ट थी। करण ने अपने जेब से फोन निकाला और अपने सबसे करीबी सेक्रेटरी से कहा, इस शहर में जितने भी हैंडसम लड़के हैं उन सब की एक लिस्ट बनाओ और उन सबको कांटेक्ट करो। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का वक्त है। वहां अपने कमरे में पहुंचने के बाद जब अनिका ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला, तब तक रोहित का कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। अनिका ने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और शादी के लिए पहने कपड़े बदल लिए। जब अनिका शावर लेकर आई तब उसने देखा कि उसके मोबाइल पर मारवा हाउस से कॉल आ रहा था। अनिका को लगा कि शायद रोहित उसे कॉल कर रहा होगा, मगर जैसे ही अनिका ने कॉल उठाया, अनिका के कानों पर रोहित की दादी माँ की आवाज़ पड़ी। फोन पर रोहित की दादी माँ की आवाज़ सुनते ही अनिका को हैरानी हो रही थी। रात हो चुकी थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस वक्त दादी माँ के फोन करने के पीछे क्या मकसद हो सकता था। अनिका के मन में एक बार यह ख्याल भी आया कि कहीं रोहित पर कोई मुसीबत तो नहीं आई थी। दादी माँ ने अपनी गहरी आवाज में अनिका से कहा, देखो बेटा, आज मैंने तुम्हें रोहित की दादी की हैसियत से फ़ोन किया है, ना कि मारवा खानदान की सबसे बड़ी सदस्य होने के नाते। अगर कल तुम और रोहित शादी के बंधन में बंधोगे तो मुझे लगता है कि हमें भी अब आपस में सुर मिला लेना चाहिए। दादी माँ की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अनिका के साथ सुलह करने के लिए कॉल किया था। अनिका भी किसी के साथ कोई सिकवा गिला नहीं रखना चाहती थी और वह यह भी जानती थी कि अक्सर बुढ़ापे में लोग कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो शायद दूसरे लोगों को पसंद न आए, मगर बच्चों का काम है कि बड़ों की छोटी मोटी बातों का वह बुरा न माने। अनिका ने भी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित की दादी माँ से कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? दादी माँ ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका से कहा, देखो बेटा, अभी अभी मुझे भूमिका ने बताया कि तुम्हें स्पेशल डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। दादी माँ की यह बात सुनकर अनिका सोचने लगी कि आखिर स्पेशल डिपार्टमेंट, जिसे हमेशा खुफिया डिपार्टमेंट माना जाता था, उसकी बातें इस तरह सरेआम सभी लोगों की जुबान पर थी। अनिका को इस वक्त भूमिका के ऊपर चिढ़ भी हो रही थी। आखिर ऐसी बातें घर वालों के साथ शेयर करने का क्या मतलब था? दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो, यह तो एक दिन होना ही था, मगर जो कुछ भी हुआ तो मैं कहती हूँ बहुत सही हुआ। यह सब काम वैसे भी तुम्हारे बस का नहीं है। एक अच्छे घर की बहू का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि वह अपने घर, अपने पति, अपने बच्चों और अपने घर वालों की देखभाल करे। आखिर शादी के बाद तुम्हें भी तो यही सब करना है। मैं यह नहीं चाहती कि औरतों को घर की चार दीवारी में कैद हो जाना चाहिए। हमारी भूमिका भी कई सालों से उसी डिपार्टमेंट के लिए नौकरी कर रही है, मगर भूमिका में और तुम में फर्क है। भूमिका काफ़ी अच्छी है, उच्च स्कूल से पढ़ी है, उसका कॉलेज भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक था, और तुम एक छोटे शहर से आई हो। तुम दोनों में बहुत अंतर है। यह बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आने वाले वक्त में रोहित के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी वजह से रोहित को या तुम्हारे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। दादी माँ आज अपनी बातें काफ़ी नरम टोन में कर रही थीं,
मगर दादी माँ की बात सुनने के बाद अनिका को मनाली की वह कहावत याद आ गई। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि लोमड़ी चाहे कितनी भी बुढ़ी हो जाए, वह अपनी चालाकी कभी नहीं छोड़ सकती। अनिका ने यह कभी नहीं सोचा था कि स्पेशल डिपार्टमेंट से बर्खास्त होने के बाद उसकी होने वाली सास अपने ईगो को संतोष में लाने के लिए इस्तेमाल करेगी। अनिका को स्पेशल डिपार्टमेंट से बर्खास्त होने के बाद 1 मिनट के लिए भी अफसोस नहीं हुआ था, मगर अभी अभी सुहासिनी मारवा का ताना सुनने के बाद अनिका ने कैप्टन डिसिल्वा को से चिढ़ होने लगी थी। अनिका ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन पर दादी माँ से बात कर रही थी, मगर अनिका की नज़रें अपने मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी। अनिका को स्पेशल डिपार्टमेंट से 2 अलग अलग अकाउंट से मेल भेजे गए थे। एक मेल ब्लैक कैट को भेजा गया था और दूसरा मेल मिस्टर एक्स के अकाउंट पर भेजा गया था। दोनों में लगभग एक ही बात लिखी गई थी। स्पेशल डिपार्टमेंट चाहता था कि मिस्टर एक्स और ब्लैक कैट उनके साथ मिलकर स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए काम करें। दोनों ईमेल भेजने वाले का नाम एक ही था, कैप्टन डिसिल्वा। कैप्टन डिसिल्वा के दोनों ईमेल्स पढ़ने के बाद अनिका ने दादी माँ से कहा, आपने से किसने कह दिया कि मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट से बर्खास्त कर दिया गया है? अनिका की यह बात सुनकर दादी माँ चौंक गई। दादी माँ यह सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता था कि भूमिका ने दादी माँ को कोई गलत खबर सुनाई हो, जबकि भूमिका खुद कई सालों से स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही थी। इससे पहले कि दादी माँ और कोई सवाल पूछ पाती, अनिका ने उनकी बात काटते हुए कहा, दादी माँ, मुझे लगता है बहुत रात हो चुकी है, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, गुड नाइट। यह कहकर अनिका ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका को दादी माँ की बात इतनी चुभी थी कि अगर वह रोहित की दादी माँ नहीं होती तो वह बिना गुड नाइट कहे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती, मगर आखिर वह रोहित की दादी माँ थी तो इतने रिस्पेक्ट तो बनती थी। बिस्तर पर लेटने के बाद भी अनिका के मन में दादी माँ की कही हुई बातें चलने लगी थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर दादी माँ उससे इतनी नफरत क्यों करती थी। तभी अचानक अनिका की मोबाइल पर निखिल कोटी भास्कर का मैसेज आया। निखिल ने अनिका को मैसेज में लिखा था, मैं बहुत जल्द दिल्ली आ रहा हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? राजलक्ष्मी के साथ निखिल का ब्रेकअप हो चुका था, मगर निखिल वही शख्स था जिसने अनिका को हैकिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बनाया था। निखिल का मैसेज मिलते ही अनिका के मन में एक ख्याल आया। अनिका ने मैसेज का रिप्लाई लिखते हुए निखिल से कहा, जरूर, मुझे भी तुमसे एक जरूरी काम है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। अनिका नहीं चाहती थी कि उसकी मिस्टर एक्स वाली नई आइडेंटिटी लोगों के सामने खुल जाए। हालांकि स्वाति मल्होत्रा ने रिकॉर्डिंग में जो बातें अनिका से कही थी, वह बात अब अनिका चाह कर भी नहीं फॉलो कर सकती थी। स्वाति मल्होत्रा ने कहा था, अनिका जितना लो प्रोफाइल रहेगी, उसकी जिंदगी में मुश्किलें उतनी ही दूर रहेगी। मगर अब तक धीरे धीरे अनिका की सारी क्वालिटीज लोगों के सामने आ चुकी थी, मगर फिर भी अनिका अपने मिस्टर एक्स वाली आइडेंटिटी लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। अनिका ने मन ही मन एक प्लान बनाया अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। उसे निखिल कोठी भास्कर की जरूरत थी। फोन साइड में रखकर जब अनिका ने अपनी आंखें बंद की, तब बेडरूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अनिका आज हैरान थी कि आखिर कोई उसे सोने क्यों नहीं दे रहा था। अनिका ने उठकर जब अपने बेडरूम का दरवाजा खोला तो आकाश चेहरे पर काफी टेंशन लिए अनिका के सामने खड़ा था। अनिका को देखते ही आकाश ने पूछा, श्रेया के पापा के बारे में आगे कुछ पता चला? वो लोग उनके साथ अब क्या करने वाले हैं? अनिका आकाश को यह नहीं बताना चाहती थी कि अब वह स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ काम नहीं करने वाली थी, मगर अनिका यह जानती थी कि आकाश और श्रेया कैलाश अधिकारी के लिए काफी फिक्र कर रहे होंगे। आकाश की घबराहट कम करने के लिए अनिका ने आकाश से कहा, देखो, इस वक्त घबराने की कोई बात नहीं। इनफैक्ट वह भी काफी रिलैक्स्ड हैं, वह काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वह अब बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। उन्हें किसी तरह का ना तो कोई डर है, न ही किसी तरह की कोई घबराहट महसूस कर रहे हैं। इससे पहले कि अनिका अपने स्पेशल डिपार्टमेंट से निकलने वाली बात कह पाती, आकाश ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ, स्पेशल डिपार्टमेंट ने तुम्हें जब से बर्खास्त किया है, वह लोग अब तुमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। मगर मेरी बात मानो तो इस बात को अपने दिल पर मत लेना। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें डिपार्टमेंट से निकालने का नुकसान
तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें उठाना होगा। आकाश अनिका को तसल्ली देना चाहता था, मगर अनिका को इस बात पर ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि आखिर और कितने लोग अनिका को स्पेशल डिपार्टमेंट से निकाले जाने वाली बात जानते थे। क्या किसी ने यह बात अखबार के फ्रंट पेज पर छपवा दी थी? जब अनिका को तसल्ली देने के बाद आकाश अपने कमरे की ओर जाने लगा, तब अनिका के मन में अचानक ही एक बात आई। आकाश को रोकते हुए अनिका ने पूछा, आकाश, जरा मुझे बताना, मैं किस तरह की लड़की हूँ? अनिका के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर आकाश समझ गया था कि जो कुछ भी अनिका के साथ हुआ था, उससे वह काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। आकाश ने अपनी बहन का दिल रखने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की हो और मुझे अपनी बहन पर फक्र है। अनिका ने आकाश को इस बात का सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि कैप्टन डिसिल्वा और रोहित की दादी माँ अनिका के बारे में कुछ अलग राय रखते थे। अनिका आकाश को सही मायनों में पूछना चाहती थी कि आखिर वह कैसी लड़की है, मगर आकाश ने जिस तरह से अनिका को तसल्ली देने के लिए बात बनाई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटे बच्चे को लॉलीपॉप देकर उसे मना रहा था। मगर कहीं न कहीं आकाश के शब्दों से अनिका के मन को थोड़ा सा शांत जरूर किया था। अनिका फाइनली अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। हमेशा की तरह कुछ ही पलों में अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी। जब अनिका की आंखें खुली, उसने देखा कि सुबह के 10 बज चुके थे। आंखें खुलते ही अनिका के मन में कैप्टन डिसिल्वा और रोहित की दादी माँ की बातें फिर से चलने लगी। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात वह इन्हीं लोगों की बातें में बार बार अपने मन में दोहरा रही थी। दोनों की बात अनिका के मन पर इतनी गहराई से छप चुकी थी कि अब अनिका खुद ही सोचने लगी थी कि क्या वह वाकई में एक अच्छी इंसान है या नहीं। जब अनिका ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो स्टडी टेबल पर नन्हा सा आर्यन किताबों में मुंह डालकर पढ़ाई कर रहा था। अनिका ने बिस्तर से अपना सर हल्का सा उठाकर आर्यन से पूछा, आर्यन, मुझे बताओ, मॉम किस तरह की इंसान है? आर्यन ने अपना बचपन वाली माँ के बिना बिताया था। जब से अनिका आर्यन की ज़िंदगी में आई थी, आर्यन की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हैं। आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अनिका जब से आर्यन से मिली थी तब से वह कोई न कोई काम में उलझी रहती थी। आर्यन के साथ उसने काफ़ी कम वक्त बिताया था, मगर आर्यन के लिए वह बिताया हुआ वक्त चाहे कितना भी कम हो, उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। आर्यन का जवाब सुनकर अनिका को कम से कम इस बात की तसल्ली हो गई कि वह एक अच्छी माँ थी। शावर लेने के बाद जब अनिका ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो उसने देखा कि ओंकार तैयार होकर कहीं बाहर जा रहा था। अनिका को फिर एक आदमी नजर आया जिससे वह अपनी इंसानियत का सर्टिफिकेट ले सकती थी। अनिका ने ओंकार को रोकते हुए पूछा, ओंकार, जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अनिका की आवाज़ कानों पर पड़ते ही ओंकार मुस्कुराकर अनिका के पास आया। उसने अनिका से कहा, गुड मॉर्निंग दीदी, आप आज इतनी जल्दी उठ गई? वैसे जल्दी उठना भी एक अच्छी आदत होती है। ओंकार की बात सुनते ही अनिका ने ओंकार से पूछा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मैं कैसी इंसान लगती हूँ? हालांकि अनिका हमेशा ही गुमसुम और चुपचाप रहती थी, मगर आज अनिका ने ओंकार को जो सवाल पूछा था उसका जवाब देना ओंकार के लिए काफ़ी आसान था। जब से अनिका ओंकार की लाइफ में आई थी, ओंकार की ज़िंदगी में पैसों की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। अब ना तो अपने पालतू जानवरों के लिए ओंकार को किसी से उधार मांगना पड़ता है और ना ही आकाश के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अनिका के बैंक कार्ड और क्रिस्टोफर से मिले 10 करोड़ रुपये जब से ओंकार की ज़िंदगी में आए थे, ओंकार की ज़िंदगी बदल गई थी और यह सब कुछ कहीं न कहीं अनिका की वजह से हुआ था। ओंकार ने अनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हो। मैं तो कहता हूँ कि हर छोटे भाई के लिए तुम जैसी दीदी एक मिसाल है। हर बहन को तुमसे सीख लेनी चाहिए कि अपने छोटे भाई के लिए उसे क्या करना चाहिए, बहनों के क्या फ़र्ज होते हैं, बहनों को भाइयों के लिए क्या करना चाहिए। इसके ऊपर तुम एक किताब लिख सकती हो, एक ऐसी किताब जिसके मार्केट में लॉन्च होते ही मुझ जैसे भाइयों की ज़िंदगी बदल जाएगी। यह तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। अगर यह किताब हिट हो गई तो काफ़ी पैसे कमाएंगे हम लोग। मैं आज ही किसी पब्लिशर के साथ बात करता हूँ। तभी वहाँ व्हील चेयर पर करण गुलेरिया पहुँचे। अनिका बात जरूर ओमकार के साथ कर रही थी, मगर अनिका की नज़रें करण के हाथ में पकड़े हुए एक लिफाफे पर पड़ी थी।
वो लिफाफा देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने करण गुलेरिया को आते हुए जरूर देख लिया था, मगर ओंकार के साथ अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। अनिका को आज फिर एक सर्टिफिकेट मिल गया था कि इंसानियत के मामले में वह एक बेहद अच्छी इंसान थी। अनिका ने ओंकार को ऊपर से नीचे तक देखा। ओंकार आज काफी बन संवर कर बाहर निकल रहा था। इससे पहले ओंकार को कभी भी इस तरह तैयार होते हुए अनिका ने नहीं देखा था। अनिका ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? ओंकार ने बड़ी धीमी आवाज में अनिका के कानों के पास आकर कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की बात करने जा रहा हूँ। ओंकार की बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। बड़ी बड़ी आंखों से ओंकार की ओर देखते हुए अनिका ने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुमने मुझे बताया नहीं। ओंकार ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, अरे दीदी, गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन शादी के लिए गर्लफ्रेंड बनानी तो पड़ती है ना। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ओंकार को शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी। ओंकार की उम्र 21-22 साल के करीब की थी। न ही ओंकार अब तक बिजनेस में सेटल हुआ था और न ही ओंकार ने आगे की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा था। फिर अचानक ही शादी का भूत उसके सर पर कैसे सवार हो गया, यह बात अनिका की समझ में नहीं आ रही थी। अनिका ने ओंकार से पूछा, अगर तुम अचानक शादी करना क्यों चाहते हो? ओंकार ने कुछ देर सोचने के बाद अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, वह क्या है ना कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद शादी करते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊँगा। वह क्या है ना। इससे पहले कि ओंकार अनिका से आगे कुछ कहता, उसकी नज़र अनिका और उसके पास आ रहे करण गुलेरिया पर पड़ी। करण को देखते ही ओंकार की बोलती बंद हो गई। ओंकार ने बिना कुछ सोचे अनिका को बाय कहा और वहां से तेजी से निकल गया। करण अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर को अनिका के पास लाकर अनिका से कहने लगा, तुम में से अगर मुझसे बताया होता कि रोहित तुम्हें इसलिए पसंद है क्योंकि वह हैंडसम है, तो मैं भी इस लिफाफे में 4 तस्वीरें लाया हूँ। ये तस्वीरें उन लड़कों की है जिन्हें सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश काफ़ी हैंडसम मानता है। इसके बाद करण ने एक के बाद एक लिफाफे से 4 तस्वीरें निकाली और अनिका के सामने टेबल पर रख दी। अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन 4 तस्वीरों में से एक तस्वीर मोहित कपूर की थी। मोहित कपूर बॉलीवुड का मोस्ट एलिविजिएंट बैचलर था। एक के बाद एक मोहित ने 10 सुपरहिट फिल्में देखकर लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाई थी। पूरे देश में मोहित के लिए लड़कियां पागल हो रही थी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि करण गुलेरिया अनिका के लिए मोहित कपूर का रिश्ता लेकर आए थे। मोहित कपूर का फोटोग्राफ उठाकर करण ने कहा, वैसे मेरी निजी पसंद या मोहित है। बहुत ही टैलेंट लड़का है। पिछले साल ही इसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। फ्यूचर ब्राइट है। मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अब देखो इसे। क्या तुम अब भी यही कहोगे कि रोहित मोहित कपूर से भी ज़्यादा हैंडसम है? मोहित कपूर की फोटोग्राफ हाथ में लेने के बाद अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद मोहित की आंखों के पास इशारा करते हुए अनिका ने करण गुलेरिया से कहा, वो क्या है कि रोहित की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वह उसकी आंखों के पास वाला तिल है। वही तिल उसे बाकी लड़कों से अलग करता है। हाँ, मैं यह नहीं कहती कि मोहित कपूर हैंडसम नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाए तो रोहित इस मोहित से ज़्यादा है। अगर रोहित एक साथ फिल्म में हीरो बन जाए तो हो सकता है कि वह मोहित को भी पीछे छोड़ दे। एथलीट्स हैंडसम होने के मामले में एक्टिंग के बारे में अब तक मैं कुछ जान नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि अनिका जानबूझकर करण को छेड़ रही थी। मोहित कपूर की तस्वीर फिर से टेबल पर रखकर अनिका वहां से चली गई। अनिका ने फिर से वह तस्वीर उठाई और मन ही मन सोचने लगी कि आंखों के बगल में एक तिल होने से क्या एक इंसान की खूबसूरती सचमुच इतनी बढ़ सकती है। करण ने टेबल पर रखे पेन स्टैंड से पेन निकाला और मोहित कपूर की आंखों के बगल में एक छोटा सा तिल जैसा निशान बना दिया। मोहित कपूर के चेहरे पर बना हुआ तिल देखकर करण गुलेरिया ने उस तस्वीर को फिर से टेबल पर रख दिया। मारवा हाउस अनिका की बातें सुनने के बाद पहली बार जिंदगी में रोहित को अपने आप पर प्राउड फील हो रहा था। रोहित ने आज तक करोड़ों रुपए की डील साइन की थी, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदी थी, देश विदेश में काफ़ी नाम किया था, मगर तब भी रोहित को अपने आप पर इतना गर्व महसूस नहीं हुआ था जितना अनिका की बातें सुनने के बाद हो रहा था। अनिका ने रोहित को हैंडसम कहा था।
अनिका को यह कहने के बाद रोहित बार बार आईने में अपना चेहरा देखने लगा था। जिस आदमी ने जिंदगी भर आईने की ओर मुंह नहीं किया था, उसने रात को दिन नींद में 3-4 बार जागकर आईने में अपनी शक्ल देखी थी। रोहित बार बार आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को ऊपर से नीचे देखता रहता। सुबह सुबह रोहित अपने बेडरूम में अपने आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को देखने लगा। वह खुद यह जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी क्या खास बात थी उसके चेहरे में जो अनिका को इतना हैंडसम लगता था। तभी रोहित की नज़र उसकी आंखों के ठीक बगल में बने तिल पर पड़ी। अपने चेहरे के तिल को देखकर रोहित मन ही मन कुछ सोचने लगा। रोहित ने कभी जिंदगी में अपनी शक्ल इतनी गौर से नहीं देखी थी जितनी गौर से अब देख रहा था। हालांकि उसे अपने चेहरे में अभी भी कुछ खामियां नजर आईं, मगर जल्दी से उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और चिराग मेहता को कॉल करके कहा, चिराग, मार्केट में जितने भी टॉप रेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट हैं सब मेरे घर पर भिजवा दो। याद रहे सिर्फ सबसे अच्छे भिजवाना। कुछ देर बाद चिराग मेहता कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट लेकर घर आ गया। एक के बाद एक जेल और ऑइंटमेंट रोहित मारवा के सामने रखते हुए चिराग मेहता हर प्रोडक्ट की खासियत बताने लगा। कोई एंटी एजिंग क्रीम था तो कोई फेयरनेस क्रीम, किसी सुबह को लगाना था तो किसी को रात को सोने से पहले। चिराग मेहता ने रोहित को हर क्रीम को इस्तेमाल करने का तरीका बताया। रोहित बड़े ही ध्यान से हर चीज़ सुनने लगा। उसे यह देखकर हैरानी हो रही थी कि अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आज तक उसने कभी भी अपने चेहरे पर इतना ध्यान नहीं दिया था। रोहित बस सुबह एक शावर लेता और शाम को ऑफिस से आने के बाद एक शावर लेता। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। मगर आज उसने देखा कि लोग अपने चेहरे को खिला हुआ रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे। जब चिराग मेहता एक के बाद एक हर ब्यूटी प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने का तरीका सुनाने लगा तो रोहित फिर से अपने आप को आईने में देखने लगा। अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए अचानक उसकी उंगलियां उसकी आंखों के पास बने तिल पर अटक गई। अपने तिल के आसपास उंगलियां घुमाने के बाद रोहित कुछ सोचने लगा। चिराग मेहता उनके पास आया और पूछा, सर क्या सोच रहे हैं आप? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने मिस कर दी? रोहित चिराग की बात सुनने के बाद भी मन ही मन कुछ सोचने लगा। उसके बाद उसने चिराग से पूछा, मुझे एक बात बताओ, क्या यह मेरे चेहरे पर लगा तिल किसी भी तरह हटाया जा सकता है? मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरा चेहरा और साफ हो जाएगा। रोहित के चेहरे की ओर देखते हुए चिराग ने कहा, वैसे अभी भी यह तिल कुछ बुरा नहीं लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसे हटा दीजिए। तो आजकल के ज़माने में बहुत आसान है। अगर आप कहें तो मैं जल्दी से किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। मेरे ख्याल से यह हटाना काफ़ी मुश्किल काम नहीं है, ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। चिराग मेहता के लिए रोहित का यह बिहेवियर काफ़ी अजीब था, मगर वो अब तक यह भी जान चुका था कि जब से अनिका रोहित की लाइफ में आई थी, रोहित के स्वभाव में काफ़ी बदलाव आने लगा था। इस वक्त चिराग को उसका बर्ताव अजीब लग रहा था, मगर वह जानता था कि कहीं न कहीं यह सारे बदलाव उसके बॉस को एक मशीन से इंसान बना रहे थे। कुछ देर तक आईने में देखकर रोहित ने फैसला कर लिया था। चिराग ने मेहता की लाई हुई एक क्रीम अपने चेहरे पर लगाई और कहा, ठीक है, शहर के सबसे बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन को कॉल करो और उसे इस सर्जरी के लिए तैयार करो। रोहित की बात सुनकर चिराग को हंसी आ गई। चिराग ने रोहित से कहा, सर यह तो एक काफ़ी छोटी सी चीज़ है, इसे सर्जरी का नाम नहीं दिया जा सकता। यूँ समझ लीजिए कि आप किसी सैलून में जाकर किसी तरह बाल कटवाते हैं, उसी तरह डॉक्टर ही कुछ पलों में आपके चेहरे से यह तिल निकाल देगा। चिराग ने जिस तरह से पूरी सिचुएशन रोहित को समझाई थी, रोहित को बड़ा अजीब लगने लगा। उसने चिराग से कहा, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे चेहरे को कुछ नहीं होना चाहिए। चिराग ने रोहित की बात सुनने के बाद हाँ में अपना सर हिला दिया और शहर के सबसे बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन को कॉल लगा दिया। चिराग ने उन्हें कॉल पर कहा, देखिए डॉक्टर मिस्टर रोहित मारवा एक छोटी सी सर्जरी करवाना चाहते हैं, क्या आप आज फ्री हैं? चिराग ने जिस डॉक्टर को फ़ोन लगाया था वह डॉक्टर का कॉस्मेटिक सर्जन में काफ़ी नाम था। न सिर्फ अपने देश से बल्कि काफ़ी विदेशी भी उनके पास आकर सर्जरी करवा चुके थे, मगर रोहित मारवा की सर्जरी उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला सकती थी।
डॉक्टर यह जानते थे कि अमीर लोग आए दिन अपने शरीर पर सर्जरी करवाकर उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश किया करते थे, मगर रोहित की कोई भी चीज लाइटली नहीं ली जा सकती थी। डॉक्टर ने चिराग से पूछा, जी जरूर, जरा मुझे बताइए कि उन्हें किस तरह की सर्जरी करवानी है और शरीर के किस भाग पर करनी है। डॉक्टर यह भी अच्छी तरह जानते थे कि कई अमीर लोग बड़ी अजीब अजीब डिमांड करते थे। किसी को चर्बी घटानी है तो किसी को बढ़ानी थी। डॉक्टर यह समझाना चाहते थे कि आखिर रोहित अपने शरीर के किस हिस्से को बेहतर बनाना चाहते थे। डॉक्टर के लिए रोहित मारवा की कॉस्मेटिक सर्जरी करना किसी चैलेंज से कम नहीं होने वाला था। डॉक्टर ने रोहित मारवा को पहले भी देखा था। डॉक्टर को रोहित के चेहरे में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई थी जिसे सर्जरी की जरूरत हो। वह जानना चाहते थे कि आखिर उनके शरीर के किस हिस्से पर वह सर्जरी करवाना चाहते थे और उस सर्जरी के पीछे उनका मकसद क्या था। डॉक्टर को अगर अपने पेशेंट की ज़रूरतों के बारे में पहले से पता हो तो वह ठीक तरह से उस पेशेंट की सर्जरी कर सकते थे। चिराग ने डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, उन्हें अपनी आंखों के बगल में जो तिल है उसे निकलवाना है। चिराग की बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने जो सोचा था उसे काफ़ी छोटी सर्जरी थी और अक्सर लोग अपने चेहरे पर ब्यूटी मार्क लगाने की बात करते थे, मगर रोहित उसी ब्यूटी मार्क को निकलवाने की बात कर रहा था। हालांकि डॉक्टर ने रोहित के सेक्रेटरी से इस बात को लेकर बहस करना ठीक नहीं समझा। चिराग ने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही रोहित ने चिराग से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या ये हो जाएगा? चिराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो काफ़ी आसान काम है। मैंने कहा था ना आपसे, 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, लगभग 1 घंटे में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। अपने मुंह पर क्रीम लगाते हुए रोहित ने चिराग से कहा, क्या तुमने उस डॉक्टर का बैकग्राउंड ठीक तरह से चेक कर लिया है? मुझे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। रोहित को तसल्ली देने के बाद चिराग ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, यह इस देश का सबसे बेहतरीन कॉस्मेटिक सर्जन है। अरे उसकी अपनी खुद की कॉस्मेटिक सर्जन का पूरा हॉस्पिटल है जहां देश विदेश से लोग ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। चिराग की बात सुनकर रोहित के चेहरे पे मुस्कान आ गई। रोहित आज रात फिर से अनिका को गुलेरिया हाउस मिलने जाने वाला था। रोहित मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि आज रात वह अपने चेहरे से तिल हटाकर अनिका को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। रोहित आज शाम को अनिका से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। वो चाहता था कि अब उसकी ज़िंदगी का दूसरा भाग जल्द से जल्द शुरू हो जाए। वह किसी भी तरह अनिका को पूरी तरह से इम्प्रेस करना चाहता था। स्पेशल डिपार्टमेंट हेड ऑफिस सुबह सुबह बाकी ऑफिसर्स के आने से पहले ही इंस्पेक्टर अब्बास हेड ऑफिस पहुंच चुके थे। अनिका के साथ जो कुछ भी हुआ था वह उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने सोच लिया था कि आज कैप्टन के आते ही उनसे इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। जब इंस्पेक्टर अब्बास अपने केबिन के पास पहुंचे तो वह यह देखकर चौंक गए कि कैप्टन पहले से अपने केबिन में मौजूद थे। कांच के शीशे से कैप्टन डिसिल्वा अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठे दिखाई दे रहे थे। वो सिगरेट का कस लगा रहे थे और अपने लैपटॉप में ध्यान से कुछ देख रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास जानते थे कि यह वही सही वक्त था। बाकी ऑफिसर्स के आने से पहले वह कैप्टन से अनिका को लेकर बात करना चाहते थे। इंस्पेक्टर अब्बास कैप्टन डिसिल्वा के केबिन के पास जाकर खड़े हो गए। कांच की खिड़की से जब कैप्टन डिसिल्वा की नज़र इंस्पेक्टर अब्बास पर पड़ी तब उन्होंने इशारा करते हुए उन्हें अंदर बुला लिया। केबिन के अंदर दाखिल होते ही इंस्पेक्टर अब्बास ने कैप्टन डिसिल्वा को सैल्यूट किया। फिर उनके सामने रखी चेयर पर बैठकर इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, सर मुझे लगता है कि अनिका को बर्खास्त करके हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक काबिल डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। जब कैप्टन डिसिल्वा ने इंस्पेक्टर अब्बास के मुंह से अनिका का नाम सुना तो उन्होंने अपनी नज़रें इंस्पेक्टर से हटा ली और फिर से लैपटॉप में कुछ काम करने लगे। उन्होंने इंस्पेक्टर अब्बास को बिना देखे उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, हमारे डिपार्टमेंट को इस वक्त किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट को इस वक्त किसी की ज़रूरत है तो वह किसी काबिल, सातिर और चालाक ऑफिसर की। एक ऐसा ऑफिसर जो दुश्मन से लड़ने की हिम्मत भी रखता हो और दुश्मन से लड़ने के बाद जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो। एक नाजुक दुबले पतली लड़की को डिपार्टमेंट में रखकर हम हमारे डिपार्टमेंट की लेबिलिटी बढ़ाना नहीं चाहते। इससे पहले कि अब्बास और कुछ कहते,
कैप्टन डिसिल्वा ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन की अब उनकी ओर मोड़ते हुए कहा, देखो, मैंने ब्लैक कैट और मिस्टर एक्स को ईमेल लिख दिया है। मैंने उन्हें हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का ऑफ़र किया है और मुझे यकीन है वह लोग मेरा ऑफ़र ठुकराएंगे नहीं। बस मुझे अब उन्हीं के जवाब का इंतज़ार है। यह कहने के बाद कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए इंस्पेक्टर से कहा, अब मैं कैलाश के साथ इंटेरोगेशन करने जा रहा हूँ। जब मैं उनके साथ इंटेरोगेशन रूम में रहूँगा तब इतना याद रहे कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ना कोई अंदर आएगा और ना ही दरवाज़ा नॉक करेगा। कैप्टन डिसिल्वा ने यह कहकर इंस्पेक्टर अब्बास को यह बताया था कि कैलाश अधिकारी का इंटेरोगेशन करते वक्त उन्हें इंस्पेक्टर अब्बास का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अपने केबिन से निकलकर कैप्टन डिसिल्वा सीधे इंटेरोगेशन रूम में चले गए। इंस्पेक्टर अब्बास इंटेरोगेशन रूम के बाहर खड़े होकर कैप्टन डिसिल्वा के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। वहीं अनिका अपने बेडरूम में स्टडी टेबल पर बैठकर डॉक्टर वांगापट्टू की दी हुई किताबें पढ़ रही थी। मयूर गुलेरिया की हड्डियों में काफ़ी गहरी चोटें आई थीं और इंसानी हड्डियों को फिर से नेचुरल तरीके से मजबूत करने के लिए अनिका को कम से कम 400 साल पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करना था। वह अच्छी तरह जानती थी यह विद्या सीखना किसी तपस्या से कम नहीं थी। कई ऋषि मुनियों को सालों की तपस्या के बाद यह महारत हासिल हुई थी। मगर अपने भाई को बचाने के लिए अनिका को जल्द से जल्द टूटी हड्डियों को जोड़ने का इलाज सीखना था। वह जब से बड़े ही कंस्ट्रक्शन से पढ़ाई कर रही थी तभी अचानक अनिका के मोबाइल पर रोहित का नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका का ध्यान नहीं तोड़ना चाहती थी मगर वो जानती थी कि रिया रोहित के साथ थी, इसलिए अनिका ने कॉल उठाकर सीधे रोहित से पूछा, क्या हुआ? क्या रिया आपको परेशान कर रही है? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी बेटी मुझे कभी परेशान नहीं कर सकती। उसकी हर शरारत मेरे चेहरे पर खुशी ले आती है। वैसे मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल किया था क्योंकि रिया तुम्हें मिस कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों न एक बार रिया को तुमसे मिला दूं। रोहित की बात सुनकर अनिका अपने किताबों में कुछ पढ़ते हुए उनसे कहने लगी, ठीक है, तो तुम दोनों शाम को यहाँ पर आ जाओ, सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे मेरे कमरे में। अनिका ने जानबूझकर कमरे में डिनर की बात इसलिए कही थी क्योंकि वह जानती थी कि करण और रोहित का अगर आमना सामना हुआ तो फिर कोई तकरार शुरू हो सकती थी। रोहित ने बड़ी ही उदास आवाज में इस बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे वहां आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे अगर तुम्हारे कमरे में जाते हुए या कमरे से बाहर निकलते हुए करण गुलेरिया जी ने देख लिया तो हो सकता है मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। रोहित ने जिस तरह से यह बात की थी ऐसा लग रहा था जैसे रोहित पर करण ने बड़े जुल्म किए थे और रोहित उन जुल्मों का जवाब नहीं दे पा रहा था। कहीं न कहीं अनिका को यह सब कुछ सच भी लग रहा था। अनिका ने रोहित की बात मानते हुए उससे कहा, ठीक है, तो कहीं बाहर मिलते हैं, तुम बताओ कहाँ आना है? रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भिजवा देता हूँ, तुम आर्यन को लेकर चली आना। मैं और रिया तुम्हारा इंतजार करेंगे, जल्दी आना। जितना जल्दी आओगे उतना ही वक्त मिलेगा हमें एक दूसरे के साथ बिताने का। मेरा मतलब है बच्चों को तुम्हारे साथ और एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। अनिका ने बिना कुछ कहे रोहित का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में रोहित ने उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजा। जो लोकेशन उसने भिजवाया था वो ज़्यादा दूर नहीं था। इसका मतलब यह था कि अनिका के पास अभी भी कुछ बाकी वक्त था उन 200 साल पुरानी किताबों को पढ़ने के लिए। इन किताबों में ऋषि मुनियों ने और वेदों के वक्त की सारी जड़ी बूटियों के बारे में जिक्र किया था। जड़ी बूटियों को प्राप्त करने के बाद किस तरह से अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण को इंसानी शरीर के अंदर अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जा सकता था, यह सारी बातें उस किताब में लिखी हुई थी। जो किताब वांगापट्टू ने अनिका को दी थी, उस किताब में खास तौर से इंसानी हड्डियों को मजबूत बनाने के ट्रीटमेंट के बारे में लिखा हुआ था। उस पुरानी किताब में एक 400 साल पुराने किस्से का जिक्र किया था जिसमें शिकार करते वक्त किसी इंसान पर एक भालू ने हमला किया था। उस भालू ने उस इंसान को कई बार जमीन पर पटका था। जब भालू को एहसास हो गया कि उस इंसान के शरीर से जान चली गई है, उसके बाद वह भालू एक बार जोर से उस इंसान के शरीर पर कूदा। जब भालू को पूरी तरह से यकीन हो गया कि इस इंसान के शरीर से जान निकल चुकी थी, तब वह उसकी लाश को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उस इंसान का शरीर जंगल की ओर
एक गांव के निवासी को दिखाई दिया। जब उसने करीब जाकर उस इंसान को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी सांस ले रहा था। वह उसे अपने साथ गांव ले आया। इस इंसान के शरीर की एक हड्डी टूट चुकी थी। गांव के वैद्य और हकीम ने कहा कि इस इंसान के बचने की कोई उम्मीद उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। उस वक्त एक वैद्य ने अलग अलग जड़ी बूटियों की मदद से उस इंसान को 4 साल बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। उसने न सिर्फ उसकी जान बचाई थी, मगर फिर से उसके शरीर में वही ताकत और वही ऊर्जा पैदा कर दी थी जो उस शिकारी ने के अंदर भालू के अटैक से पहले थी। यह किस्सा पढ़ने के बाद अनिका की उम्मीदें और भी बढ़ गईं। अगर यह किस्सा सच था, इसका मतलब साफ था कि चमत्कार जो आज से 300 साल पहले हुआ था, वह चमत्कार फिर से हो सकता था। जब अनिका यह किताब पढ़ रही थी, तब उसने अचानक देखा कि कैप्टन डी सिल्वा ने ब्लैक कैट के अकाउंट पर और एक ईमेल किया था। जब अनिका ने अपना फोन अपने हाथ में उठाकर उस ईमेल को पढ़ा तो उसमें लिखा था, ब्लैक कैट, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिपार्टमेंट के लिए काम करो, मगर तुम्हारा जब तक कोई जवाब नहीं आया। इससे साफ जाहिर है कि तुम हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। मगर तुम कोई भी फैसला लो उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। हमने कैलाश अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। मैं जानता हूं कि यह बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे और कैलाश के संबंधों के बारे में कौन नहीं जानता। और मुझे यह भी पता है कि कहीं न कहीं तुम कैलाश को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहे होगे। मगर एक बात बता दूं कि स्पेशल डिपार्टमेंट की गिरफ्त से छूटना इतना आसान नहीं है, चाहे चैलेंज करने वाला ब्लैक कैट ही क्यों ना हो। चलो, मैं तुम्हारे सामने एक डील रखता हूँ। अगर तुम मेरे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं कैलाश अधिकारी को रिहा कर सकता हूँ। यह मेल पढ़कर अनिका चौंक गई। कैलाश जेल तोड़कर भाग चुके थे। यह काफी सीरियस क्राइम था। वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि पिछला क्राइम और नया क्राइम मिलाकर कैलाश को कम से कम 5 से 6 साल की सजा हो सकती थी। मगर कैप्टन डी सिल्वा ने ब्लैक कैट के सामने साफ साफ एक ऑफर रखा था, जिसका मतलब यह था कि अगर अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर काम करने के लिए तैयार होती है तो कैलाश को रिहाई मिल सकती है। अनिका जानती थी कि भले ही कैप्टन डी सिल्वा स्पेशल डिपार्टमेंट के बॉस थे, मगर इस तरह किसी भी गुनहगार को रिहा करना बड़े से बड़े ऑफिसर के हाथ में नहीं होता। फिर कैप्टन डी सिल्वा ने इस तरह का ऑफर क्यों दिया था, यह बात अनिका समझ नहीं पा रही थी। अनिका को पहले से ही कैप्टन डी सिल्वा से काफी नेगेटिव वॉइस आ रही थी। वह जानती थी कि कैप्टन डी सिल्वा एक काफी शार्प मगर पॉलिटिकल आदमी थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ब्लैक कैट को अपने साथ काम करवाने के लिए वह किसी तरह का ट्रैप था। हो सकता था कि उनका काम हो जाने के बाद वह अपना वादा ना निभाएं, मगर यह बात भी अनिका पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकती थी। कैप्टन डी सिल्वा के प्रस्ताव ने अनिका को काफी कंफ्यूजन में डाल दिया था। एक तरफ वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पापा को मुसीबत से बाहर निकालना चाहती थी, मगर दूसरी तरफ वह कानून की भी इज्जत करती थी और वह जानती थी गुनहगार को बिना सजा दिए कानून उसे रिहा नहीं कर सकता था। अनिका ने अब तक कैप्टन डी सिल्वा को पहले मेल का कोई रिप्लाई नहीं किया था, मगर उनका यह मैसेज पढ़ने के बाद अनिका ने ब्लैक कैट के अकाउंट से उन्हें रिप्लाई लिखते हुए कहा, यह कैसे कर सकते हैं आप। जैसे ही अनिका ने यह मैसेज भेजा, कुछ ही देर में कैप्टन डी सिल्वा का एक लंबा चौड़ा रिप्लाई आया, जिसमें लिखा था, मैं जानता था कि तुम मुझे जरूर यह सवाल पूछोगे, लेकिन मेरी यकीन मानो, मेरे लिए यह करना बहुत आसान है। मैं रिपोर्ट में यह लिख दूंगा कि कैलाश अधिकारी मेरा इन्फॉर्मर था। मेरे ही कहने पर कैलाश अधिकारी उन लोगों को अपने साथ इस देश में लेके आया था, क्योंकि उस गिरोह के लोगों को पकड़ना इंटरनेशनल रूल की वजह से इतना आसान नहीं था। इसलिए मैं चाहता था कि वह लोग एक बार हमारे देश में आए, जिससे उनकी गिरफ्तारी मेरे लिए आसान हो जाए। एक बार कैलाश मेरा इन्फॉर्मर साबित हो गया, फिर उसकी रिहाई मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। यह मैसेज पढ़ने के बाद अनिका के होश उड़ गए। कैप्टन डी सिल्वा के पास फुल प्रूफ प्लानिंग थी। उसकी प्लानिंग में कहीं भी कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही थी। उनकी बात बिल्कुल सच है। अगर यह साबित कर दिया जाता है कि कैलाश एक पुलिस इन्फॉर्मर थे, तो उन पर लगे सारे चार्जेज आसानी से हटाए जा सकते थे। तभी अचानक अनिका के मन में एक के बाद एक सारी कड़ियाँ जोड़ने लगी। जब कैलाश का इंटेरोगेशन हुआ था, तब इंस्पेक्टर अब्बास को एक शक था कि यह काम कैलाश ने पैसों के लिए नहीं किया था। उसके बाद कैलाश इस तरह से स्पेशल डिपार्टमेंट की जेल से फरार हो जाना, पकड़े जाने के बाद भी वह काफ़ी रिलैक्स नजर आ रहे थे।
यह सारी बातें इसी चीज की ओर इशारा कर रही थी। अनिका यह सोचकर हैरान हो गई कि कहीं जिस आदमी ने कैलाश की जेल से भागने में मदद की थी वह खुद कैप्टन डिसिल्वा तो नहीं थे।